Hello everyone, this side Talat, and today again in this video I would continue the same chapter, and the chapter is Reforms in Indian Society. So let's start the chapter. In the previous videos I have explained about the social levels जो इंडियन सोसाइटी में 18th सेंचुरी में इंडियन सोसाइटी में जो सोशल लेवल्स थी उनके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया, और वो एसोसिएशंस विच वाज फाउंडेड बाय द डिफरेंट रिफॉर्मर्स टू रिफॉर्म द सोसाइटी, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स करने के लिए जो रिफॉर्मर्स ने एसोसिएशन स्टार्ट किया, वो अलग अलग कौन कौन सी एसोसिएशन कब और कहाँ इस्टेब्लिश की गई, कब और कहाँ स्टार्ट की गई, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुकी हूँ. एंड इन द प्रीवियस वीडियोज़ ऑल्सो आई हैव टोल्ड अबाउट द वीमेन इन रिफॉर्म्स. तो ये सारी चीज़ें अगर आपको समझनी है देन यू नीड टू गो थ्रू my previous videos related to the same chapter, and in this video I'm going to start from education for girls. तो अभी जो सिनेरियो है उस सिनेरियो में, उस कंडीशन में आप देखेंगे आज बहुत सारी लड़कियां स्कूल जा रही हैं, बहुत सारे गर्ल्स, बहुत सारे पेरेंट्स उन्हें अलाउ करते हैं कि वो स्कूल जाएं. बट 19th सेंचुरी इंडिया में ये सिचुएशन काफ़ी अलग थी. गर्ल्स को उस टाइम स्कूल जाने से डिस्करेज किया जाता था, मना किया जाता था, माना जाता था कि गर्ल्स को स्कूल नहीं जाना चाहिए. क्यों? अगर वो एजुकेट हो जाएंगी तो एजुकेटेड गर्ल्स को उनका हस्बैंड नहीं मिलेगा, मीन्स उनकी मैरिज नहीं हो पाएगी. तो लोगों की ये सोच कि अगर लड़की एजुकेटेड हो जाएगी तो उसे एक हस्बैंड नहीं मिलेगा, बल्कि इसके साथ साथ सिर्फ इतना ही नहीं था, कुछ और लोगों का ये तक मानना था कि अगर एक ऐसी लड़की जो एजुकेटेड होगी, उसका जो हस्बैंड होगा, अगर उसकी मैरिज हो भी जाती है तो उसका जो हस्बैंड होगा बहुत ही कम एज में उसकी डेथ हो जाएगी. तो ये कुछ सोच थी इंडियन सोसाइटी, 19th सेंचुरी इंडियन सोसाइटी की, जिसमें गर्ल्स को लेकर, उनकी एजुकेशन को लेकर इस तरह की प्रॉब्लम्स उनके सामने आ रही थी. तो 19th सेंचुरी इंडिया के जो रिफॉर्मर्स थे वो औरतों को एजुकेट करना चाहते थे. उनका मानना था कि औरतों को एजुकेशन दिलाने के बाद, औरतें एजुकेटेड होने के बाद उनकी लाइफ बेटर हो सकती है. तो सबसे बड़े औरतों की एजुकेशन को सबसे सपोर्ट करने वाले जो सबसे बड़े रिफॉर्मर्स थे उनमें से कुछ थे महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले और ईश्वर चंद्र विद्यासागर. उनमें से कुछ रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने औरतों की एजुकेशन को सपोर्ट किया. ज्योतिबा ने 1848 में लोअर कास्ट की गर्ल्स के लिए स्कूल्स खोले और एक स्कूल खोला. विद्यासागर ने भी गर्ल्स के लिए बहुत सारे स्कूल्स को स्टार्ट किया. सबसे पहला स्कूल गर्ल्स के लिए स्टार्ट किया था लॉर्ड ड्रिंकवाटर बैथुने ने कैलकाटा 1849 में. सबसे पहला स्कूल इन्होंने गर्ल्स के लिए स्टार्ट किया था. तो जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं उन्हें लॉर्ड ड्रिंकवाटर बैथुने के बहुत क्लोजली एसोसिएट माना जाता है, क्योंकि इन दोनों का जो कॉज था, जो काम करने का तरीका था, जो जिस चीज़ पर ये काम कर रहे थे, ये दोनों का टारगेट सेम था. साउथ में कंडुकुरी वीरेसलिंगम ने गर्ल्स की एजुकेशन के लिए काम किया, और कंडुकुरी वीरेसलिंगम के इन कामों की वजह से, औरतों के अपलिफ्टमेंट के लिए एफर्ट करने की वजह से उन्हें विद्यासागर ऑफ साउथ इंडिया, यानी साउथ इंडिया के विद्यासागर के नाम से उन्हें जाना जाता है. सो दीज वर अबाउट द गर्ल्स एजुकेशन. नाउ नेक्स्ट इज लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज. एक और सोशल लेवल थी इस टाइम की, वो थी अर्ली एज में बच्चों की मैरिज कर देना. तो इस टाइम पर बच्चों को जो कम एज में मैरिज की जाती थी, इसके खिलाफ, इसके अगेंस्ट बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने प्रोटेस्ट किया, और उनके बहुत स्ट्रगल के बाद फाइनली इसके लिए एक चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, जिसे शारदा एक्ट भी कहा जाता है, इसे 1929 में पास किया गया. और इस चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट के आने के बाद मिनिमम एज मैरिज के लिए बॉयज और गर्ल्स की मिनिमम एज फिक्स की गई कि इससे पहले कोई भी मैरिज नहीं करेगा. सो फॉर द गर्ल्स दिस वाज 18 ईयर्स एंड फॉर द बॉयज दिस वाज 21 ईयर्स. 21 ईयर्स बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए 18 ईयर्स एज फिक्स की गई, जिसमें अब कोई भी फोर्सफुली अपने बच्चों की मैरिज इससे पहले नहीं कर सकता था. सो अभी आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से चाइल्ड मैरिज जैसी जो सोशल एविल प्रैक्टिस थी हमारी, इसे एविल प्रैक्टिस थी जो, उसे खत्म किया गया. नाउ नेक्स्ट इज चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम. अभी एक और चीज करनी बाकी थी, और वो कास्ट सिस्टम को दूर करना था. जिस तरह से अपर कास्ट, लोअर कास्ट के लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर रही थी और उन्हें बहुत सारी चीजों के लिए मना कर रही थी, उनके बेसिक राइट्स नहीं दे रही थी. तो ये एक चीज अभी भी हमारी सोसाइटी में ये बुराई
बाकी थी। तो ये जो सोसाइटी की ये बुराई थी, इसमें एक्चुअली सोसाइटी को कास्ट सिस्टम में डिवाइड किया गया था। हिंदूज कास्ट और सब कास्ट में डिवाइडेड थे। सोशल लैडर, जो हमारा सोसाइटी का जो सोशल लैडर था, उसके बॉटम में अनटचेबल्स थे, यानी सबसे नीचे अनटचेबल्स को माना जाता था। और साथ के साथ इसमें सबसे नीचे होने के बाद, बॉटम में होने के साथ, दे वर नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स, यानी ये उन कुओं से पानी लेने की इन्हें परमिशन नहीं थी जिन वेल्स को हाई कास्ट के लोग यूज कर रहे थे। यहाँ तक इन्हें उन टेम्पल्स में भी जाने की परमिशन नहीं थी और शास्त्र पढ़ने की भी परमिशन इन अनटचेबल्स के लोगों को नहीं थी। अनटचेबल्स के लिए ये माना जाता था कि ये वो लोग हैं, अगर ये किसी चीज को छू लेते हैं तो ये गंदी हो जाती है, किसी भी चीज को छू लेते हैं तो वो गंदी हो जाती है। इसलिए हाई कास्ट के लोग उन चीजों को छूते या खाते नहीं थे जो इन अनटचेबल्स लोगों ने छुई हुई होती थी। तो कुछ भी ऐसा जो ये टच करते थे उसे हाई कास्ट के लोग उन चीजों को खाते पीते नहीं थे। तो ये एक सोशल लेवल थी जो हमारे रिफॉर्मर्स को दूर करनी थी। ये एक ऐसी प्रैक्टिस थी जो हमारी सोसाइटी को बैक में ले जा रही थी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ईस्टर्न इंडिया। तो ईस्टर्न इंडिया में कौन से रिफॉर्मर्स आगे आए और उन्होंने किस चीज के लिए आवाज उठाई और फाइनली उनको क्या रिजल्ट मिला। तो इस टाइम के जो भी रिफॉर्मर्स थे उन्होंने कास्ट इक्वलिटीज को क्रिटिसाइज किया, उन्होंने इसकी बुराई की कि कास्ट इनइक्वलिटीज नहीं होनी चाहिए, सारी कास्ट एक जैसी मानी जानी चाहिए। राजा राम मोहन रॉय को लग रहा था कि अगर हम इंडियन सोसाइटी में कोई रिफॉर्म लाना चाहते हैं, किसी तरह का रिफॉर्म करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें हिंदुइज्म में रिफॉर्म लाना होगा। मीन्स हिंदुइज्म को पहले हम रिफॉर्म करेंगे, उसके बाद हम इंडियन सोसाइटी में किसी तरह का भी रिफॉर्म ला सकते हैं। उनका ये मानना था कि हिंदुइज्म को ब्राह्मण्स के कंट्रोल से फ्री कराना चाहिए, यानी ब्राह्मण्स ने जिस तरह से हिंदुइज्म को डोमिनेट किया हुआ है, हमें उसे खत्म करना होगा। और उनका मानना था कि जो ब्राह्मण्स हैं यही रेस्पॉन्सिबल हैं, यही जिम्मेदार हैं, जो हमारे लोअर कास्ट के लोग हैं उनके ऑप्रेस करने के लिए, उनको शोषण, उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए और उनकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए, यानी उनकी प्रोग्रेस, उनके डेवलपमेंट के खिलाफ जो लोग हैं वो सोसाइटी में ये ब्राह्मण्स हैं। तो उनका मानना था कि हमें सबसे पहले हिंदुइज्म को ब्राह्मण्स के डोमिनेशन से फ्री कराना होगा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि हमें ये जो कास्ट सिस्टम है, जो हमारे कास्ट सिस्टम नाम की जो शैकल्स हैं, जो बेड़ियां हैं, इन्हें हमें खत्म करना होगा। इन बेड़ियों को हमें खत्म करना होगा। और इसके साथ साथ जो हमारे रिलीजियन रिचुअल्स हैं, जो हमारी धार्मिक पूजा पाठ क्रियाएं हैं, जो मीनिंगलेस हैं, जो बेकार की धार्मिक क्रियाएं हैं, उसे खत्म करना होगा। इसके लिए उन्हें लग रहा था कि सबसे पहले हिंदुइज्म के जो ओरिजिनल टेक्स्ट हैं, जो रियल टेक्स्ट हैं, जिसमें कोई चेंज नहीं है, मतलब जिसमें सारी सही बातें लिखी हुई हैं, उन ओरिजिनल टेक्स्ट को लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करना होगा। सबसे पहले लोगों को बताना होगा कि हिंदुइज्म के जो टेक्स्ट हैं, जो बुक्स हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है। और जो कर रहे हैं सोसाइटी के लोग, जिस तरह से कास्ट ऊपर ऊंची नीची बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी बुक्स में नहीं लिखा हुआ। इस काम को करने के लिए उन्होंने इस काम की जिम्मेदारी ली और उन्होंने जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं, हिंदू माइथोलॉजिकल जो बुक हैं, उन्हें बंगाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम स्टार्ट किया। तो इस तरह से वो चाहते थे कि बंगाली लैंग्वेज पढ़कर लोग समझ सकें कि उनके हिंदुइज्म की जो बुक्स हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर और स्वामी विवेकानंद दोनों ने कास्ट रिफॉर्म्स के लिए काम किया। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि कास्ट एक सोशल सिस्टम है, एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, ये कास्ट सिस्टम ये सोसाइटी ने बनाया है, बल्कि किसी भी रिलीजियस बुक्स में कास्ट के बारे में नहीं लिखा। उनका ये कहना था, स्वामी विवेकानंद का ये मानना था कि कोई भी इंसान सुप्रीम नहीं होता, किसी की कास्ट किसी भी इंसान को सुप्रीम नहीं बनाती, बल्कि उसके अंदर जो क्वालिटीज होती हैं वो किसी इंसान को सुप्रीम बनाती हैं। कास्ट सिस्टम के अलावा स्वामी विवेकानंद ने अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को भी क्रिटिसाइज किया, उसकी बुराई की। उनका मानना था कि सोसाइटी में अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करना चाहिए।
He said that the Hindu religious texts did not advocate untouchability. उनका मानना था कि हिंदू रिलीजियस बुक्स में अनटचेबिलिटी के बारे में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये एक सोशल सिस्टम है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं है. नाउ नेक्स्ट इज वेस्टर्न इंडिया में कौन से रिफॉर्मर्स आए और उन्होंने किस तरह के रिफॉर्म्स किए, क्या एफर्ट्स किए. So about Western India and Southern India and some other topics we will discuss, we will cover in next video. Until then, do keep watching my videos and try to understand the content of the chapter, and take care and bye bye.